हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन बडी। मेरा नाम है इरम फातिमा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ हिस्टोरियोग्राफी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एरा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डनिंग स्कूल की। डनिंग स्कूल के फाउंडर थे विलियम डनिंग, who was conservative in nature, and he was also in the favor of abolition of slavery because he was thinking कि if black people would not have been free from the slavery, then there would be no one जो कि उनके फेवर की बात करे, उनके भी अपलिफ्टमेंट की बात करे। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका क्या मानना था कि अगर स्लेवरी से वाइट पीपल अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को फ्री कर देते हैं तो ये इन अ वे वाइट पीपल के ही फेवर में काम करने वाला है। एंड जिससे हमें ये भी पता चलता है कि जो विलियम डनिंग थे वो एक प्रो वाइट सदर्नर थे जो चाहते थे कि वाइट पीपल की सुप्रीमेसी बनी रहे और ब्लैक पीपल हमेशा ही वाइट पीपल के ऊपर डिपेंडेंट रहे। हालांकि अगर ब्लैक पीपल को फ्रीडम मिल भी जाती है, स्लेवरी से वो फ्री हो भी जाते हैं, तब भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उन लोगों को नहीं पता होंगी और जो वाइट पीपल की हेल्प के बिना वो सीख भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर इसको देने से हम लोग कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं अफ्रीकन अमेरिकन पीपल का तो दे देते हैं, बाकी सारी चीजों में तो हम लोग ही ऊपर रहेंगे ना। तो इस तरीके से हमें दिखता है कि वो एक कंजर्वेटिव थे जो चाहते थे कि हमेशा वाइट पीपल के ही फेवर की बात की जाए, ना कि सदर्नर ब्लैक पीपल जो थे उनके फेवर की बात की जाए। और दूसरी चीज वो क्या कहते हैं कि जो ब्लैक पीपल है दे वर नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ the outside market as well, due to the lack of knowledge of various other fields which require the specialization to run the government। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ब्लैक पीपल इतने सालों से फ्रीडम के अंदर, स्लेवरी के अंदर बंधे हुए थे, तो उनको किसी भी चीज की नॉलेज ही नहीं थी कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, कौन सी चीज कितने रुपए में बिकती है या कौन सी चीज कितने पैसों में, कितने रुपए में हम लोगों को मिलनी चाहिए, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को मिलनी चाहिए। उनको किसी भी चीज का नॉलेज था ही नहीं। और इसी के चलते विलियम डनिंग एंड क्लॉड जी बावर्स एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है द ट्रैजिक एरा, जो कि रिकंस्ट्रक्शन एरा के बारे में ही बात करती है और ये दिखाती है कि रिकंस्ट्रक्शन एरा में जो राइट टू वोट अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांड कर रहे थे, उसके बावजूद कितनी सारी प्रॉब्लम्स ब्लैक पीपल को फेस करनी पड़ी। एक ब्लैक पीपल को प्रॉब्लम को दर्शाने के लिए एक मूवी भी है, बर्थ ऑफ नेशंस, जिसमें हम लोग देखते हैं द स्ट्रगलिंग फेज ऑफ दीज ब्लैक पीपल, जिसमें ये लोगों को पार्लियामेंट में बैठने का तरीका भी नहीं आ रहा है, इनको बेसिक नॉर्मल डिसिप्लिन भी नहीं पता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को रन किया जाना चाहिए, किस तरीके से डिबेट्स एंड डिस्कशंस का प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें इनिशियल फेजेस में देखने को मिलती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डुबोis स्कूल। हम इनको कह सकते हैं कि ये एक तरीके से क्रिटिक थे डनिंग स्कूल के, जो डनिंग स्कूल को देखते हैं मार्क्सिस्ट के लेंस के थ्रू। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर नहीं थे, लेकिन हाँ, ये डनिंग स्कूल को मार्क्सिस्ट जिस नजरिए से देखते थे उस नजरिए से देख रहे थे। यानी कि जैसे कि डनिंग स्कूल कहता है कि ये ड्यूटी बन जाती है वाइट पीपल की कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को समझाने का, एजुकेट करने का काम वाइट पीपल का है। तो ये इस तरीके की आर्ग्यूमेंट में बिलीव नहीं करते थे, रादर ये क्या कहते हैं कि जो ये कन्फ्लिक्ट है बिटवीन वाइट पीपल एंड द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल और द ब्लैक पीपल, वो सिर्फ इतना है कि वाइट पीपल नहीं चाहते थे कि जो ब्लैक पीपल है उनको वाइट पीपल के जैसे एकदम सेम टू सेम राइट मिल जाए और वो हायरार्की में ब्लैक पीपल नीचे से उठकर बिल्कुल वाइट पीपल के लेवल में आकर खड़े हो जाए। तो ये हमेशा इस तरीके के लॉज पास करते थे जिससे कि वाइट पीपल हमेशा सुप्रीम रहे और जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन पीपल है वो हमेशा हायरार्की में नीचे ही दिखाई दे। ये इनका आर्ग्यूमेंट था डुबोis का।
Now let's move on to the Progressive School of Historian. Its major proponents were Charles Beard and Mary Beard. They referred Reconstruction era as the Second American Revolution. They also talked about the economic characteristics of this Reconstruction era. Charles Beard argued that the history of America and that the Constitution itself was the result of Marxian-style class struggle only. He further asserted that the Constitution was an economic document designed by those with money and property to protect those with money and property. बेसिकली चार्ल्स बियर्ड और मेरी बियर्ड का ये कहना है कि जो रिकंस्ट्रक्शन एरा था वो सेकेंड अमेरिकन रिवोल्यूशन था, बिकॉज इसी के बाद से लोगों के अंदर लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स इमर्ज होने लग गई थी, विच वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन और बाकी अदर वर्ल्ड इवेंट्स जो पैरेलली चल रहे थे इस अमेरिकन रिवोल्यूशन के साथ में. Now, let's move on to the argument of revisionist historians. Firstly, they rejected the racist ideology of the Dunning School, which says कि जो white people है उनको supremacy दी जाए और जो black people है उनको नीचे inferiority का status society में दिया जाए. पहली चीज उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया. And they were embracing, secondly, they were embracing the Charles and the Mary Beard's new economic theory and demanding certain changes in it. जो चार्ल्स और मेरी बियर्ड है इकोनॉमिक थ्योरी प्रपोज करते हैं उनमें ये सर्टेन कहते हैं कि हाँ वो कुछ हद तक ठीक है, और साथ ही में कुछ चेंजेस भी उसमें डिमांड करते हैं कि इसके साथ जो उन्होंने कहा है उसके साथ साथ कुछ चीजें और अगर ऐड कर दी जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा. इसी के साथ हमारी हिस्टोरियोग्राफी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एरा खत्म होती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ग्रेजुएशन बडी के साथ. थैंक यू.